हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर के आया हूं एक और बेहतरीन टॉपिक, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है तो आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लोगे। रोज सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, पॉलिटी का ये कोर्स चल रहा है, साथ ही पूरा जनरल अवेयरनेस में आपको करवा रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा चुका हूं और वो प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी, सारे लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे लेक्चर्स देख सकते हो। पहले तो देख लो, रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है, ठीक है। और हमारे जो वीडियो है ये वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, अभिनंदन बैच समृद्ध सर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ऐसे करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे लेक्चर्स का एक्सेस आपके हाथ में होगा और पूरा जनरल अवेयरनेस आप वहां से कर पाओगे, गारंटी है। अब अगर आप आज पहली बार जुड़े हो तो ये वाला लेक्चर पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा हम किस तरीके से टॉपिक को कवर करते हैं। कम से कम टाइम में मैं कोशिश करता हूं आपका सारा जितना भी मैं बता सकता हूं आपको बता दूं, और आपके पेपर में यहीं से सवाल बनता है। अभी PYQs के भी क्वेश्चन मैंने डाले थे पॉलिटी के, जिसमें हमने डिस्कस किया था 2022 का जो आपका CGL का पेपर हुआ था, ठीक है। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, इस बैच के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी सीधा टॉपिक पे आते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बात कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट है क्या। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, मतलब इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। फाइनली इसके पास ही अपील हो के लास्ट में यहां तक केस आ सकता है। तो वही बात लिखी है यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, और हमारे यहां पे सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। क्या है? सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हर स्टेट के अपने हाई कोर्ट है, उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर ट्रिब्यूनल्स है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ऐसा नहीं है हर स्टेट का कानून अलग है, ऑल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द कंट्री सेम कानून चलता है, और यही सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसको देखता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो भैया इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, पर यहां पे सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम है, वो सारे जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे फीचर्स बताए हुए हैं, वो सारा लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आपके दिमाग में क्लैरिटी बनेगी इन चीजों की। और जितने एग्जाम में वन लाइनर्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, CGL, CHSL, वो सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके नीचे हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मैं बता चुका हूं। अब एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो आपको याद रखना है, अभी ऐसे नॉर्मल फैक्ट्स देखेंगे, फिर टॉपिक में डीप घुसेंगे। अब बात करते हैं कि भाई अभी अगर आपसे पूछ ले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो टॉप मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये है DY चंद्रचूड़, और ये 50th चीफ जस्टिस है। तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि 50th नंबर अपने आप में थोड़ा यूनिक है, तो पूछ सकता है 50th चीफ जस्टिस कौन है अभी। और हाल ही में नवंबर 2022 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है अभी जानेंगे। 50th याद रखना है। एक इससे पहले उदय उमेश ललित थे, काफी छोटा टर्म था उनका, तो 49 था, आप उनका नाम याद रख सकते हो, क्योंकि पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, उदय उमेश ललित, UU ललित, ठीक है। तो इतने दो याद रख लो। इससे पहले एक NV रमन्ना थे, फिर शरद अरविंद बोबड़े थे। तो अभी आपको आखिरी के 2-3 याद रखने। और सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ ले इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उनका नाम था हरिलाल J किशनदास कानिया। क्या नाम था? HJ कानिया। डायरेक्ट एक नंबर मिल जाएगा पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। चलें अब टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री जाननी है। और क्यों जाननी है? क्योंकि यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जिक्र हमको कहां मिलता है, कहां बना, कब बना, तो ये मैं आपको सारी एक्ट्स जब मैंने ब्रिटिशर्स की पढ़ाई थी, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, पूरा लेक्चर उसका भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, सारी वीडियोस को अनलॉक कर लोगे, और कोई भी वीडियो 40-50 मिनट से ज्यादा की नहीं है, तो एक साथ बैठोगे भी तो दो दिन में, एक दिन में आराम से कवर कर लोगे पूरा जनरल अवेयरनेस। और यहां पे आपको पूरा जनरल अवेयरनेस करवाने वाला हूं मैं, ठीक है।
अब बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था एक 1773 में, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम के पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का देश पे राज था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, वहां पे कलकत्ता के अंदर एक हाई कोर्ट बना, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1773 में। और ये सुप्रीम कोर्ट का इतना वास्ट रोल नहीं था जो हम आज के डेट में देखते हैं। तो बेसिकली लॉज को डिकोडिफाई करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और वो केसेस देखता था। और ये कहां बना? कैलकाटा में बना। अगर आपसे और इन डेप्थ पूछे, उस टाइम पे पहले जजेस के थे एलिजा इम्फे। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बताया था कि हाई कोर्ट्स की बात करूं तो हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट है। कुल मिला के इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जिक्र हमको कब मिलता है? तो ये आया था 1861 में। तो 1862 में उस वक्त ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी होती थी, एक तो कलकत्ता, एक मद्रास और एक बॉम्बे। ये तीनों जगह इन्होंने एक एक हाई कोर्ट डाल दिया। और सबसे पहला हाई कोर्ट आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा कलकत्ता। सिंपल है, डायरेक्ट फैक्ट है, ऐसे का ऐसा याद करना है इसको। आगे बढ़ाएं कहानी को। तो अच्छा, जो हम आज का स्ट्रक्चर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्चुअल में कहां से बनना शुरू हुआ था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो एक आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें हमारे आज के संविधान में हमने इसी एक्ट से अडॉप्ट करी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से एक कोर्ट बनाया था, ठीक है, दिल्ली में। और इस कोर्ट का काम क्या था कि अगर 2 यूनिट्स हैं यूनियन की, फॉर एग्जांपल 2 प्रोविंसेस हैं, 2 स्टेट्स हैं, उनमें अगर कोई अगर मतभेद हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इस कोर्ट का गठन किया गया था, ठीक है जी। और इसी का नाम आगे बदल के आफ्टर इंडिपेंडेंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आप दिल्ली में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इन दिल्ली, ओके। और सबसे पहली मीटिंग अगर आपसे पूछ ले आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट कब से शुरू हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, 28 जनवरी 1950। मैं वहां पे फोकस कर रहा हूं। एक्चुअल में इन स्लाइड्स में मैंने पॉइंट्स ही वो कवर करे हैं जहां से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा। सीधी बात, नो बकवास, हमारा ये मोटो है। हमने सीधा सीधा आपको वो चीज बतानी है जहां से सवाल बनेगा, ताकि आपको लगे सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे से, तो उसके बाद आपको फील होगा कि वाकई में हमें वो नॉलेज मिली है जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो पाए, ठीक है जी। तो 28 जनवरी 1950 एक ये डेट आप याद रखोगे। तो कहानी क्या बनी? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट 1773 में स्टैब्लिश हुआ, पर वो उसकी वर्किंग आज वाली सुप्रीम कोर्ट जैसी नहीं थी। फिर हाई कोर्ट बने, सबसे पहला कलकत्ता में बना, 1862 में बना। फिर फेडरल कोर्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसका नाम आगे जाके सुप्रीम कोर्ट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की पहली एग्जिस्टेंस हम देखते हैं 28 जनवरी को। इतना समझ में आ गया? 1950 में। आगे बढ़ाएं कहानी को। अब 1950 के अंदर ये था जो हमारा संविधान कहता है, और ये आर्टिकल नंबर 124 में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अभी सारे लास्ट में ना मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी लगाए हुए हैं। और अब क्या है ना, ये पूरा जो लेक्चर है अलग अलग भाग में डिवाइडेड है। एक जगह पर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, फिर आगे जाके क्वालिफिकेशन बताऊंगा, फिर आगे जाके ये बताऊंगा कि कॉलेजियम क्या होता है, फिर ये पता लगेगा पावर्स और फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई एक सिंगल टॉपिक भी देखना हो तो उसके लिए वीडियो के नीचे ना टाइम स्टैम्प्स बने हुए हैं, आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, तो जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं उसको जरूर देखा कीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा पूरा लेक्चर देखने के लिए। अच्छा, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले था कि एक चीफ जस्टिस होगा। क्या कॉम्पोजिशन है? एक चीफ जस्टिस होगा और साथ में 7 अन्य जजेस होंगे, जो दूसरे जजेस होंगे 7 होंगे। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ 8 होगी। पर ये जो डिसीजन है ये पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ा कि जरूरत के हिसाब से अगर आप आगे जाके जजेस को बढ़ाना चाहो तो आप कर सकते हो। और वही हमने देखा। अगर आपसे अभी प्रेजेंट में पूछ ले तो ये वाला फिगर तो याद रखना ही रखना है, 7+1, पर अभी है 33+1, यानी कि एक तो हो गए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस, ठीक है जी। तो ये अभी कॉम्पोजिशन है, समझे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले चीफ जस्टिस इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस
बिफोर इंडिपेंडेंस बोले तो अभी मैंने बताया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जिसका नाम था, तो उसके अगर पहले चीफ जस्टिस पूछ लें तो उनका नाम था मॉरिस गोयल। यह सवाल आपसे बन सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखना, सर मॉरिस गोयल। पर ज्यादातर पूछे जाने वाला सवाल यह है कि आजादी के बाद जब ये पहली मीटिंग हुई है उस टाइम पे कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो दैट वाज हरिलाल जे किशनदास कानिया। ठीक है, ये पहले इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अभी तक ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक फैक्ट और, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि सवाल बन जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी, सबसे पहली, तो ये थी फातिमा बीवी। ये कहां से बिलोंग करती थी, केरला से। इनका टेन्योर 1989 से 1992 के बीच में था। खैर ये टेन्योर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये दो चीजें याद रखना, फातिमा बीवी बिलोंग टू केरला और ये पहली जज बनी सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखना चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, अन्य जजेस में से एक जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की। आज तक कोई महिला चीफ सीजीआई नहीं हुई है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि सवाल कहां से बनता है, क्या आर्टिकल क्या चीज, तो जैसा कि ये चल रहा है द यूनियन का पार्ट किसका, अभी मेरे जो लेक्चर्स आ रहे हैं, मैंने आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं वहां से पेपर में। लास्ट ही लेक्चर लिया मैंने आपका वो। तो संविधान में एक है पार्ट 5, जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है पार्ट 5 शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं द यूनियन। और पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 52 से शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट। और इसी पार्ट में, क्योंकि ये सेंटर लेवल की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सेंटर लेवल पे लाई करता है, तो पार्ट 5 में आता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा संविधान के कौन से भाग में आता है, तो भाग 5 में आता है, पार्ट 5 में आता है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 के बीच में इसकी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह की इंडिपेंडेंस है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें इन आर्टिकल्स में मिलेगी। तो अगर सुप्रीम बाय चांस आपको कोई, कई बार क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था, आपको सीधा सीधा आर्टिकल कोट करके पूछ लिया। अब एग्जैक्टली तो आपको ध्यान नहीं है, पर आपको अगर इतना पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछा है तो इसी ब्रैकेट के अंदर लाई करेगा 124 से 147, तो आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, समझे। अब सीधा आते हैं, अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, एक एक चीज को समझते हैं। जो जो बातें बताई हैं आई होप आपको याद हो गई होंगी। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है भाई सुप्रीम कोर्ट का। तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में, जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी वो 8 जजेस की थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, 7 अदर जजेस होंगे। पॉइंट रिपीट हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट ऑथराइजेज है रेगुलेट करने के लिए, तो इसी के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल आया था 2019 में, जिसने कि क्या करा, इससे पहले 31 जज थे, मतलब बारी बारी बढ़ते रहे हैं, और अब फाइनली जाके हमें 34 जजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक CJI होता है, समझ गए। तो 34 जजेस अभी करंट स्ट्रेंथ है, ये आपको दिमाग में लेके जानी है अपने साथ। आगे बढ़ाएं कहानी को। तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो हमें तो पता है ये चीज कितनी बार पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। प्रेसिडेंट की हमने जुडिशियल पावर्स देखी थी ना, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हो या दूसरे जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। पर क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर एक्चुअल में है, अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है? नहीं, इसमें बहुत लोगों का रोल प्ले होता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो करता है, पर कंसल्टेशन होती है उससे पहले कुछ जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिन्हें वो नेसेसरी समझता है। और इसके पीछे ना कॉलेजियम सिस्टम चलता है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये एक बॉडी है जो रिकमेंड करती है कुछ नामों को कि आप इनमें से आप जजेस बना सकते हो। और ये कॉलेजियम कैसे बना, क्या हुआ, अभी उसके बारे में जानेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट जो है जजेस को अपॉइंट करेगा और दूसरे अन्य जजेस से सलाह मशवरा करेगा, और फिर गवर्नमेंट की परमिशन होगी तब जाके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा। ऐसे ही अगर उन्होंने दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो उसमें कंसल्टेशन किसकी लगेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, साथ ही दूसरे उन जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिन्हें वो नेसेसरी समझते हैं कंसल्टेशन के लिए।
अब बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो पहले एक कस्टम था 1973 तक, क्या कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को उठा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। पर यह बिलीफ टूटा 1973 में, जब एक एएन रे नाम के इंसान को, एएन रे को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनसे पहले 3 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए थे। तो एक बहस छिड़ गई, उसके बाद में अलग अलग केसेस हुए जिसमें पता लगा कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, तो उन्हें कहा जाता है जजेस केस। तो उसी में से एक थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में, जिसने सजेस्ट किया था कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशरी है भाई वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल होता है पार्लियामेंट के लिए भी कि कुछ उसके कामों में दखल अंदाजी कर सके, ठीक है ना। तो यही कहानी है कोलिजियम सिस्टम की, कि पूरी पावर हम सेंटर के पास नहीं देंगे। कोलिजियम सिस्टम एक सिस्टम है, कोलिजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस जो डिसाइड करते हैं कि और जजेस कैसे कौन अपॉइंट होंगे। तो ये एक बॉडी है। अब जानते हैं कोलिजियम में क्या होता है। ये देखती है जजेस के अपॉइंटमेंट को, उनके ट्रांसफर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाम हमेशा किसी भी काम के लिए प्रेसिडेंट का ही लगता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अब यूं तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, तो क्या अपनी मर्जी से करता है? नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो ग्रुप होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कहते हैं, ठीक है। सुप्रीम ये चुनते हैं बैठ के कि कौन इस लायक है कि वो जज बन सके, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा, साथ ही उसके अंदर 4 दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बॉडी बन गई, ये है सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, जो आगे नाम सजेस्ट करेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन नामों में से अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगी कि हम इसे बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे एक हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है और इसको लीड करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, साथ ही 4 दूसरे अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो एक सीजीआई होगा, 4 जजेस होंगे। सेम हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट का सीजी चीफ जस्टिस होगा, साथ ही 4 दूसरे जजेस होंगे जो कि नाम रिकमेंड करेंगे। अब ये नाम रिकमेंड कब किए जा सकते हैं, उससे गवर्नमेंट तक वो नाम पहुंचे उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है वो उसे देखेगा कि हाई कोर्ट ने, कोलिजियम ने कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो फाइनल पावर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास रहेगी, फिर गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट उनमें से नाम को सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये अगर आपका आज तक का डाउट था तो आई होप वो क्लियर हो गया है। तो ये एक प्रोसीजर होता है किस तरीके से जजेस चुने जाते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जितनी भी हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो एक कोलिजियम सिस्टम द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और गवर्नमेंट का रोल तभी आता है जब नाम ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाए कोलिजियम के द्वारा, उसके पास चॉइस होती है। खैर अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इसमें से आया है। इनसे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपके लिए क्लास के एंड में लगाए हुए हैं, जहां मैं आपको एक बार में वो आर्टिकल्स बताऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट कोट करके पूछ लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो तब भी क्वालिफिकेशन पढ़ी थी। तो हर टॉपिक जब पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, कुछ भी बनना है, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना। और हर क्वालिफिकेशन में इंडिया लेवल पे आपको एक क्वालिफिकेशन कॉमन मिलेगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये सबके साथ जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेता है इनमें से क्या एक क्वालिफिकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट चीज ये, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, ठीक है। हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, और ट्रांसफर होकर अगर 2 हाई कोर्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो टर्म कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एक साथ 5 साल का टर्म होना चाहिए। लिखा हुआ है ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, और लिखा है या तो ये हो, या फिर दूसरी चीज ये हो कि उसे इतना एक्सपीरियंस हो कि वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। यानी अगर कोई एडवोकेट है हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, ठीक है, एक साथ,
तो वो भी एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और अगर वो सिर्फ जज है हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, तब भी वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो फिर एक क्वालिफिकेशन बचती है कि वो एक तुर्रम खान हो, यानी कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, कि लीगल फील्ड में बहुत बड़ा मास्टर हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। समझ गए? तो ये टर्म इसके लिए यूज होता है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये तीनों में चॉइस है, या तो ये या तो ये या तो ये, बाकी ये सबके साथ कॉमन है। समझ गए? कोई डाउट? तो ये है क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद नाम रिकमेंड करने की बॉडी कॉलेजियम, अपॉइंट करने वाला पर्सन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। आगे बढ़ाते हैं कहानी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर पूछ ले क्या मिनिमम एज है, तो आपका जवाब होगा कोई मिनिमम एज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज ऑलरेडी सर्विंग है तो 65 साल तक वो सर्व कर सकता है। 65 उसकी रिटायरिंग एज है, 65 के बाद उनसे वो नौकरी उनकी चली जाएगी। 65 उनकी रिटायरिंग एज होती है, 65 से ज्यादा नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं कहानी को कि सुप्रीम कोर्ट का जज, अब बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट किसके आगे ओथ लेता है, किसको रेजिग्नेशन देता है, वाइस प्रेसिडेंट किसके आगे ओथ लेगा, किसको रेजिग्नेशन देगा। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पसंद है, एसएससी हो चाहे आपका सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई भी पेपर हो। तो मैं हर टॉपिक के साथ आपको बताता हूं, इधर भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं अगर वो अपने टर्म से पहले जाना चाहते हैं, और उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, और उनकी ओथ और एफर्मेशन जो शपथ लेते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ओथ और एफर्मेशन कौन से शेड्यूल में देखने को मिलती है, तो ये है शेड्यूल नंबर 3, जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उसमें से तीसरे नंबर की जो शेड्यूल है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर और रिमूवल के बारे में। ठीक है ना, आप देख रहे हो कि क्लास बैक टू बैक पैक्ड है पूरी। तो क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए, इसलिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बल्कि हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आपको ठीक से हम पढ़ाएं। ठीक है ना, आपके पेपर में सवाल आए और आप उसे कर पाओ, यही मोटिव है हमारा इससे ज्यादा कोई मोटिव नहीं है। बस आप वीडियो अगर अच्छा लगता है, एक ही बार बोलूंगा, इसको शेयर जरूर कर देना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सिर्फ इतनी सी आपसे एक गुंजाइश है। ठीक है जी, अब बात करता हूं मैं टेन्योर और रिमूवल ऑफ जजेस की। तो संविधान ने कोई फिक्स टर्म नहीं बताया हुआ जजेस का, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये अगर आपके दिमाग से ऊपर से निकल रहे हैं, ऊपर से तो नहीं निकल रहे होंगे क्योंकि इजी पॉइंट्स है, पर आपको लग रहा होगा यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है। ऐसा नहीं है भाई, पॉलिटी में इन्हीं बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, उसको याद रखना। अगर पूछ ले क्या टेन्योर होता है इसका, आप तो कह दोगे 5 साल 6 साल, नहीं होता। कोई फिक्स टर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। हाँ, अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो बस उनकी रिटायरमेंट एज आ गई 65 साल। और क्या बताया था कि कोई मिनिमम एज भी नहीं है। समझ गए? अपना वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ओथ किसके आगे लेंगे? प्रेसिडेंट के आगे। कौन से शेड्यूल में ओथ और एफर्मेशन है? सबकी, वो है शेड्यूल नंबर 3 में। तो ये मैंने आपको बताया। अब सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पार्लियामेंट जब चाहे तब वैसा उसके साथ नहीं कर सकती, उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है ना, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हटाना पड़े किसी भी वजह से, तो उसे हटाने की पावर किसके पास है तो पार्लियामेंट के पास ही, पर इतना आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, इसलिए आज तक कभी कोई हटा भी नहीं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर इन डेप्थ आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल कान और दिमाग खुले रखना कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, उनको रिमूव करता कौन है? प्रेसिडेंट। तो नाम तो भाई हर जगह प्रेसिडेंट का आएगा, पेपर में पूछ ले कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भाई कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना, सिर्फ एक रबड़ स्टैंप होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे काम करेगा? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट उसको रिकमेंड करेगा तो ही प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है। अब पार्लियामेंट का रिकमेंड करने का तरीका देख लेते हैं। आर्टिकल 124 का पार्ट 4 बताता है किस तरीके से जजेस को हटाने का प्रोसीजर होगा। इसी के लिए आगे जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था, उसमें फाइनलाइज हुई थी चीजें 1968 में कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है,
अब अगर आपसे पूछ ले ग्राउंड क्या होंगे उसको हटाने के लिए, अब प्रेसिडेंट के केस में क्या था, संविधान का हनन हो रहा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसकी कोई इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए दो वर्ड है, क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये क्योंकि पेपर में पूछ लेता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, किसी तरह का कोई मिसबिहेवियर किया हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, किसी वजह से वो इनकेपेबल हो किसी चीज के लिए, इनकैपेसिटी। तो ये ग्राउंड्स ऑफिशियल ग्राउंड्स होते हैं, ये पेपर में आ सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑफ हिज ऑफिस ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा, और प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को तभी पास करता है जब उसे पार्लियामेंट से वो परमिशन मिले, उस परमिशन को एड्रेस कहते हैं। अब वो एड्रेस कैसे पास होता है, देखिए, जो उसको, जैसे इंपीचमेंट प्रोसीजर हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा था, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, सेम सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी भी जज को हटाने के लिए चाहिए क्या, कि स्पेशल मेजोरिटी हो दोनों हाउसेस की। अभी और मैं बताऊंगा कि क्या और क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी हो दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट की, और साथ ही मेजोरिटी हो टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। तो मैंने आपको कई क्लासेस में बताया, सिंपल मेजोरिटी 50% + 1, और स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस। यानी अगर हाउस में फॉर एग्जांपल 2/3 को किससे 150 बंदे बैठे हैं, तो कम से कम 100 लोगों का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। पर इसके अंदर सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये तो होता ही है 2/3 मेजोरिटी, पर जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसकी भी मेजोरिटी उतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर 500 मेंबर है फॉर एग्जांपल हाउस में, तो 251 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, साथ में वो नंबर 2/3 मेजोरिटी में भी आना चाहिए जितने लोग बैठे हैं उसका। तो इतना आसान नहीं है, दोनों हाउसेस से पास होगा, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटीज का ग्राउंड है। अब इसको और इन डेप्थ देखें तो क्या होता है, जो रिमूवल यानी इंपीचमेंट का जो मोशन होता है, क्योंकि किसी भी चीज को लगाने के लिए एक मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो ये दोनों में से किसी भी हाउस में उठ सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। अगर तो लोकसभा में ये मोशन रेज हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कम से कम लोकसभा के 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, 100 मेंबर उससे एग्री करे। ये सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी नहीं मैं बता रहा, सिर्फ उस मोशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर लोकसभा में ये मोशन उठाए तो 100 मेंबर का अप्रूवल हो, और राज्यसभा में अप्रूवल उठाए तो 50 मेंबर का कम से कम अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद वो कहानी पहुंचेगी, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर के पास जाएगा वो मोशन, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन के पास जाएगा। अब इनके हाथ में अपनी डिस्क्रिप्शन है कि इस मोशन को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। वो क्या करेगा, इस मोशन को इन्वेस्टिगेशन पे डाल देगा, और ये देखा जाएगा कि वाकई में जो ग्राउंड्स हैं ये वाकई में सच है उस जज के खिलाफ। तो इसको जो देखने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो ये कमिटी सिलेक्ट करी जाती है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इतना आसान नहीं है इसको हटाना। तो एक कमेटी होती है, पहला स्टेप ये, लोकसभा में उठा तो 100 मेंबर का सपोर्ट, राज्यसभा में उठा तो 50 मेंबर का सपोर्ट। फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस मोशन को इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, किससे करवाएगा, एक कमेटी से, जिसमें 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। ये फिर बताएंगे कि वाकई में ग्राउंड्स प्रूव होते हैं या नहीं होते। अगर ये चीजें सही साबित होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा ऐसा करा है जैसा बोला गया है, तो उस मोशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं तो वहीं की वहीं उस मोशन को खत्म कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को जिसके आप इंपीचमेंट प्रोसीजर लगा रहे हो वो सच है, उसकी गलती है, तब उसे वोटिंग पे डाला जाएगा। और वोटिंग कैसी, जो मैंने आपको बताया, लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी, उसके बाद वो एड्रेस प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, और प्रेसिडेंट उस पे तब जाके साइन करेगा। ओनली देन द सुप्रीम कोर्ट जज स्टैंड्स टू बी इम्पीच्ड। समझ गए? तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पर मैंने कोशिश करी आपको इजी से इजी लैंग्वेज में बताऊं। पेपर में भले ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पर खाली डब्बा लेके जाओगे क्या वहां पे, सिर्फ फैक्ट्स याद करके जाओगे? नहीं, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तो बुरे वक्त में ये चीजें काम आ जाती हैं। जो बच्चे आगे और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ है, सीडीएस है, सारी चीजें हैं, तो क्वेश्चन इस तरह के बहुत बनते हैं उसमें। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं मेन फंक्शन की, कि सुप्रीम कोर्ट का मेन जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन बोले तो
क्या उसकी पावर है, वो सारी चीज जानेंगे, क्या फंक्शनिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की। हमने कॉम्पोजिशन जान ली, हिस्ट्री जान ली, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को कुल मिला के 3 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। कितनी में करा जा सकता है? 3 में। कौन कौन सी? 3। एक तो होगी इसकी ओरिजिनल पावर, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसकी भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूं आपको। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा होती है इसकी एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, नाम से ही पता लग रहा है अपील वाले केस आएंगे इस पे, एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। और एक होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143 में, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है जी। अब पहले हम समझते हैं इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। ओरिजिनल का मतलब ये होता है, ओरिजिनल की मतलब डायरेक्ट वो केसेस जो नीचे से ऊपर नहीं आ रहे, डायरेक्ट वो हैसियत ही उन केसेस को देखने की सुप्रीम कोर्ट के पास है। उससे छोटा कोर्ट कोई उस केस को देख ही नहीं सकता। अब खुद दिमाग लगाओ किस तरह का केस होगा वो। जैसा कि एक फेडरल कोर्ट बना था 1935 में 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करने का, तो वो हाई कोर्ट के हाथ में थोड़ी ना है। ठीक है ना। तो वही चीज है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अगर जो यूनियन है उसकी, इंडियन फेडरेशन है उसकी 2 यूनिट्स के बीच में लड़ाई हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब वो 2 यूनिट्स क्या हो सकती हैं? या तो सेंटर की लड़ाई हो रही हो किसी स्टेट के साथ, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ, किसी भी मुद्दे पे हो सकती है। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मुद्दा होगा, पानी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या फिर सेंटर की लड़ाई होगी हो, साथ में उसकी टीम में एक स्टेट हो और उस तरफ एक स्टेट या दूसरी 2 स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हो। ठीक है। देख रहे हो कि 2 सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई, या फिर 2 अलग अलग स्टेट्स हो उनके बीच की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जजमेंट जो देगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ना हाई कोर्ट दे सकता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट तो भूल ही जाइए। समझ गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, और ओरिजिनल का मतलब होता है कि ये वाले केसेस ओरिजिनली उसके पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये इसका एक्चुअल काम है। समझ गए। तो ये फेडरल मैटर्स को देखता है, ये है इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सिंपल से सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये पार्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। पूरा लेक्चर है यार रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जाके देखो, बेहतरीन तरीके से सारे रिट्स एक्सप्लेन करे हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्शियोरारी, साथ ही फंडामेंटल राइट्स वहां पे मैंने कवर किया था। वो दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में पछताओगे, अभी जाके देख लो। कहां मिलेगा लिंक? डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। रिट ज्यूरिसडिक्शन, अगर किसी की भी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो इंसान क्या कर सकता है? या तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा या वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बदले में कुछ लीगल ऑर्डर्स देगा कि भैया ये इंसान के साथ ये गलत हो रहा है, तो इसको आप ठीक करो, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है चीज, और ये जुडिशियल रिव्यू में आती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कोई ऐसा कानून बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है। ठीक है। तो उन लॉज को रिव्यू करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये पावर ये अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन से एक्सरसाइज करता है, जो इनके पास आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है, अगर आपको लगता है किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप लीगल ऑर्डर दे सकते हो, और लीगल ऑर्डर को ही रिट कहा जाता है। रिट्स जो होती है लैटिन टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्शियोरारी। ठीक है। तो ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए होता है। अब अगर आप कहोगे इसका मतलब समझाओ, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। ठीक है जी, आगे बढ़ाऊं कहानी को। अब वहां पे हमने ये वर्ड पढ़ा था एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये सिर्फ इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ उसके पास। तो रिट इशू करने का जो राइट है वो हाई कोर्ट के पास भी होता है। ठीक है ना। तो वही बात लिखी है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंसान है जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है या कुछ भी वायलेशन हुआ है, तो उसकी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है देखने की, वो हाई कोर्ट भी देख सकता है। समझ गए। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है एक्सक्लूसिव नहीं होती, हाई कोर्ट भी देख सकता है, विच मींस दैट फाइल अ कंप्लेंट विद द सुप्रीम कोर्ट विदाउट हैविंग टू गो थ्रू अपील्स प्रोसेस। ठीक है। तो ये कहानी है, डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है।
तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन सिंपल सा मतलब है वो केसेस जो नीचे से ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। अपील कर रहा है कोई इंसान है, जजमेंट आया, उसे लग रहा है मेरे सही नहीं आया ये, तो वो अपील कर सकता है नीचे वाले कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट तक, हाई कोर्ट से फिर ऊपर तक, मैक्स टू मैक्स वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्राइमरीली कोर्ट ऑफ अपील है। अपील्स के थ्रू उसके पास केसेस आएंगे जो जिसके ऊपर वो जजमेंट्स देगा कि लोअर कोर्ट्स ने जजमेंट ठीक नहीं दी या दी, तो आखिरी कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके अंदर इसके पास सिविल केसेस भी आते हैं, क्रिमिनल केसेस भी आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी आते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट सबकी अपील्स उठा लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पे उसे लगे कि नहीं जरूरी है, मान लीजिए कोई सिविल केस है, मैरिज हो सकता है, डाउरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो पहले तो ये लिमिट थी कि अगर 20,000 तक का केस है तब ऊपर आएगा, पर ऐसा कोई लिमिट नहीं रहा। 72 में शायद अमेंडमेंट आया था। तो क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी यहां पे हमें संविधान को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सबके लिए जरूरी है, तो वो वाले केसेस ऊपर आ जाएंगे। या कोई खतरनाक क्रिमिनल केस है वो ऊपर आएगा। तो इस तरह के अपील्स जब सुप्रीम कोर्ट लेता है वो इसकी एपीलिएट जुरिस्डिक्शन बन जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 143। अभी आर्टिकल सारे बता दूंगा, टेंशन मत लेना, बस इसके बाद ही है, थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, यहां तक देख लो बस। प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को किसी भी तरह की एडवाइस लेनी है एडवाइस तो गवर्नमेंट को ही होती है, या प्रेसिडेंट भी ले सकता है किसी बिल से रिलेटेड। अब अगर उसे किसी तरह का लीगल ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो प्रेसिडेंट है भाई, देश का राजा है, वो किसके पास जाएगा? वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए। तो अगर उन्हें कोई ओपिनियन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट बदले में उनको एडवाइस करती है कि जी आप ऐसा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एक यूनिक सी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ऐसा जरूरी नहीं है जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो प्रेसिडेंट माने ही माने, प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस है, माने या ना माने, मर्जी भाई मेरी, ठीक है ना। तो इसको हम कह देते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सिंपल भाषा में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई इतना कोई मुश्किल पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, फिर आपके काम की चीज बताने वाला हूं, बहुत फायदे में रहोगे, अभी रुक जाना। सबसे पहले देखते हैं कि भाई इससे रिलेटेड एग्जाम में आर्टिकल पूछ लिए तो क्या क्या, तो मैंने आपको शुरू से आज क्या क्या पढ़ाया एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 2-3 पॉइंट्स बताए, फिर मैंने आपको उसकी हिस्ट्री में लेके गया, फिर मैंने बताया कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, फिर मैंने बताया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हमने करी। फिर मैंने बताया उसका इंपीचमेंट कैसे होगा, फिर हमने देखा कि भाई उसकी क्या क्या पावर्स, क्या जुरिस्डिक्शन होती है, और फाइनली हम आ गए उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पे। पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टली पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में एस्टैब्लिश होता है, आर्टिकल नंबर 124 के अंदर। इसी को अलट पलट कर दो तो 214 बनता है ना, 124 को कर दो तो इसमें आ जाते हैं आपके हाई कोर्ट। ये मैंने आपको PYQs में बता दिया था वैसे। तो आर्टिकल 124 आ गया समझ में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, चीफ जस्टिस किसी वजह से एब्सेंट है या कुछ नहीं है या कोई बीच में लैग ज्यादा है, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट कर सकता है, और ये वाला आर्टिकल है आर्टिकल 126, ठीक है। अभी बता दूंगा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, आर्टिकल 129, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है आगे लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए, मतलब फाइनल जो जजमेंट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का ही लिया जाता है, उसी के केसेस को कोर्ट किया जाता है। इसलिए जितने भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा रिकॉर्ड रखती है कि हमने इस जजमेंट में ये बोला था तो ये आगे तक चलेगा, ठीक है। उस जजमेंट को किसी भी केस में यूज किया जा सकता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 129 और 124 बाय हार्ट याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 131 जो हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी, ओरिजिनल पावर पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें दो यूनिट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही रिट जुरिस्डिक्शन 131। और सुप्रीम कोर्ट का एक रिट जुरिस्डिक्शन होता है आर्टिकल 32 के अंदर, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब कोई अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील्स आई हैं हाई कोर्ट से सिविल मैटर्स से रिलेटेड, जो सिविल मैटर्स होते हैं प्रॉपर्टी पैसा इससे रिलेटेड, तो ये सिविल मैटर्स होते हैं आर्टिकल 133। आर्टिकल 134 में क्रिमिनल केसेस आ गए, मर्डर खून ये सब,
ठीक है, आर्टिकल 134। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143 जिसमें आती है आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब आप पूछोगे कि एग्जाम में बार बार रिपीट कौन से आर्टिकल हो रहे हैं। आर्टिकल 124 रिपीट होता है भाई, आर्टिकल 129 रिपीट होता है, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 143, ये 4 तो भाई याद कर जाना। इसके बाद भी बाहर से आ गए तो कुछ ज्यादा नहीं है, 6 आर्टिकल है। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी? हर लेक्चर की पीडीएफ मिलती है, अभी तक मैंने दी नहीं है, जब बोलोगे सारी टेलीग्राम पे दे दूंगा एक बार। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और काम की बात यहां पे है, 1 मिनट और दो और सुनो, देखो समझ लो इस बात को एकदम। ये ना हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, ठीक है जी। और इस बैच के अंदर हम आपको सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी ही नहीं, साथ ही चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, रेलवे का कोई पेपर हो, आगे जाके सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ हो, वनडे जितने एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। कितने दिन में प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी? 79 डेज का ये बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। कंप्लीट सिलेबस यहां से कर सकते हो, आपकी फैकल्टी से मैं आपको मिलवाता हूं, मेरे से तो मिल ही लिए। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव, रोज शाम को 6 बजे क्लास आती है, 6 PM इस अभिनंदन बैच की क्लास आती है। डिस्क्रिप्शन अभी के अभी देखो, वहां हर टीचर की प्लेलिस्ट है। फिर आते हैं आपके साइंस वाले सर, अभिषेक सर, इनकी क्लास 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो ये करवाते हैं, मेरा जनरल अवेयरनेस है, ये साइंस देखते हैं। उसके बाद में इंग्लिश की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी 8 बजे, रोज आती है क्लासेस, संडे को नहीं आती बस, बाकी रोज आती है। तो इंग्लिश का सिलेबस ये करा रहे हैं। और हमारे रीजनिंग के गुरु हैं कौन? रोहित सर, रीजनिंग पढ़ाते हैं ये, और इनकी क्लास आपको देखने को कब मिलेगी? 9 बजे रोज रात को, ठीक है। अब आप टारगेट कर लो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या आपको क्या पढ़ना है, इस बात की गारंटी है। एक बार ये वाली प्लेलिस्ट आपने देख ली हर टीचर की, मास्टर हो जाओगे अपने सब्जेक्ट में, पक्की बात है। कोई एग्जाम आ जाए, कुछ आ जाए, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएंगे, ठीक है जी। तो मिलता हूं मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब कर जाना जाने से पहले। और अब हम देखेंगे थोड़े बहुत पीवाईक्यूज अगली क्लास में, या एक आधा टॉपिक और ले लेंगे पॉलिटी का। इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे करवा दिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।